यहाँ पे आ जाएं जी। हमारे पास फंक्शन हमने बनाना है, ठीक है जी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख दिया स्टार्टिंग का ऐप या होम स्क्रीन कह लें, जो फर्स्ट स्क्रीन है आपके पास, ठीक है जी। होम पेज आ गया, फर्स्ट स्क्रीन ये खाली होम कह लें, और यहाँ से रिटर्न करते हैं हम जो अपना कंटेंट है h1 हेलो। सेव करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इंडेंट को देख लूँ ज़रा, टैब स्पेसिंग 2 कर लें, थोड़ा सा हो जाए इंडेंटेशन इसकी बेहतर। ये लीजिए, अब ये हम देखते हैं जी, ये हमारा द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन। सर यूज क्लाइंट आपने लिखा नहीं ऊपर। वो ज़रूरत नहीं हमें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम रिटर्न होम। मैंने तो आपको बताया है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा। द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन स्लैश पेजेस। क्या इशू है जी? सर फाइल का नाम सेम नहीं है। पेज से होम। देखें, कुछ चले गलतियाँ जो, ये तो गलती से ही सीखते हैं ना। पहली बात ये है कि यूज़ क्लाइंट आपको तब लिखना है जब आप स्टेट यूज़ कर रहे हैं या क्लाइंट साइड फीचर यूज़ कर रहे हैं। अगर ये बेसिक कंपोनेंट है तो ये ऐसे भी चलना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात कि नाम सेम रखना ज़रूरी नहीं है। फ़ाइल का नाम आपने रखना है पेज, ठीक है जी, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये भी एरर नहीं है। ये मॉड्यूल वाली जो है वो मेरे ख्याल हमने लास्ट टाइम ये मॉड्यूल्स वाला हमने डिस्कस किया था जी। ये कौन सी सर, ये क्वेरी बाय डिफॉल्ट है इस पे प्रोजेक्ट में। क्या कह रहे हैं जी? सर ये बाय डिफॉल्ट ही है, प्रोजेक्ट में हमने किया नहीं था। हाँ, मेरा ख्याल ये है ना टेलविंड का जो आ रहा है, कुछ चीज़ें शायद पहले की ना पड़ी, तो एरर जो है वो लेआउट में आ जाए। लेआउट से चिल्ड्रन को रेंडर करना है एंड सो ऑन। ऊपर डिफॉल्ट करके जो कीवर्ड हमने यूज किए वो यूज ना करें तो। एक दो ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, ऐसा नहीं। देखें, फाइल का नाम है पेज। पेज के अंदर आपने ऐप के अंदर ये पेज को रेंडर होना है। ये नाम कोई मानी नहीं रखता कि फाइल नेम से मैच करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। फंक्शन बनाएं कोई सा भी, जो मर्जी नाम रखें। दो चीज़ें हैं, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना है एक्सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ से आपने जो JSX के सिंटेक्स के मुताबिक जो है कंटेंट रिटर्न करना है, और कोई भी शर्त नहीं, ठीक है ना। तो वो सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। सो लेआउट आ गया, ग्लोबल आ गया, और इस तरह से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था ये कि JSX हम किस उसमें लिखते हैं और JS क्यों हम, मतलब ये दोनों टर्म क्यों यूज करते हैं अलग-अलग? जी, ये सेम भी कर सकते हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, JS फाइल जो है ना वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जिसमें लॉजिक बिल्डिंग का जो हमने पहले पढ़ा है, लाइब्रेरी फंक्शन, वो सारे आप लिख सकते हैं। JSX जो है, ये रिएक्ट ने जो सिंटेक्स दिया है, इसका नाम मैं JS भी कर दूंगा तो फिर भी चलेगा। JSX स्पेसिफिकली वो फाइल है जिससे आपको UI रिटर्न करना है। ऐसे फंक्शन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेंडर करते हैं, जहाँ से UI रिटर्न करते हैं, HTML रिटर्न हो रहा है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, और उसकी एक्सटेंशन JSX होनी चाहिए। JS होगी फिर भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें रिएक्ट की कोई फीचर नहीं है, तो वो सिंपल JS ही होगी। ठीक है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक JSX ही हो। जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं। यानी रिएक्ट के लिए आपके पास .js भी चल जाएगा, .jsx भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। अच्छा,
अगर मैं JS सिंपल रख के और उसको कंपोनेंट यूज कर लेता हूँ रिएक्ट के, तो ये तो नहीं होगा कि वो सम ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। असल में आप चाहे JS लिखें या JSX लिखें, जो ऐप के अंदर पेज है ना, क्योंकि रिएक्ट की सेटिंग है, रिएक्ट का कंपाइलर इसको पकड़ के चला रहा है, वो उसको जावास्क्रिप्ट को JSX ही ट्रीट करेगा। ठीक हो गया, मतलब दोनों में से जो भी रख सकते हैं। जी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर JSX है। जब आप कोई टूल या हेल्प यूज़ कर रहे हैं तो उसको बहरहाल एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए आप बना रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये फिर क्यों चेंज हो गया? लें जी, कंपोनेंट्स का आप लोगों ने यूज़ किया है, राउटिंग का यूज़ किया है और स्टेट का यूज़ तो हमने पढ़ा था, इवेंट हैंडलिंग का पढ़ा था। थोड़ा सा कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं राउटिंग को। राउटिंग का आप सब ने मैक्सिमम पेजेस जो है यूज़ किए। राउटिंग का मतलब क्या है? जब भी आपने यहाँ से देखें राउटिंग का मतलब क्या है, पहले चलें ये देख लेते हैं। जब भी आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो ये जो आप लिंक क्रिएट करते हैं, जो टिपिकली HTML में A के साथ आप href लिखते हैं, ठीक है जी, आप इस तरह से पेजेस को नेविगेट करते हैं HTML में लिखकर। जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम अगर एक पेज शो कर रहे हैं, लाइक इस वक्त ये पेज मेरे पास शो हो रहा है, तो अगर मैं क्लिक करके नया पेज ओपन करता हूं तो जो है वो पेज किस तरह से रिएक्ट में आप उसको शो करेंगे, उसका लिंक किस तरह से बनेगा और वो रेंडर किस तरह से होगा बगैर सर्वर के। ये जो ahref है ना, इससे इशू ये होता है कि आपके पास जो सर्वर है ना उसके पास रिक्वेस्ट जाती है और वो नया पेज आगे रिटर्न करता है। तो इस सर्वर को इन्वॉल्व किए बगैर क्लाइंट साइड पे इसको राउटिंग कहते हैं कि आपने एक पेज बनाया और मे बी दोनों का हेडर सेम था, और जब आपने लिंक यूज़ किया तो उसने हेडर को दोबारा रेंडर करने की बजाय, दोबारा प्रोड्यूस करने की बजाय सिर्फ इसके अंदर नया पेज लोड कर दिया। यानी राउटिंग के थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं। किस तरह से नेविगेट करना है, रिएक्ट का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है जो HTML में आप यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो रिएक्ट में बल्कि Next.js का प्रोजेक्ट, हम इसमें नेक्स्ट का फ्रेमवर्क यूज़ करें तो Next.js की वेबसाइट में अगर आप आएँ तो यहाँ पूरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एक सेक्शन है राउटिंग का। ये यहाँ पे टॉपिक है राउटिंग का, जिस पे देखें बहुत ही लेंथी डिटेल है, क्योंकि राउटिंग में बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से यूज़ केसेस हैं राउटिंग के जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेआउट क्या है, टेम्पलेट्स क्या है, लिंकिंग एंड नेविगेशन क्या है। अगर एक पेज से दूसरे पेज में जाते वक्त एरर आ जाए तो क्या होगा, जब तक पेज अगले पे नहीं गए, अभी उस पर टाइम लग रहा है, API से डेटा आ रहा है सर्वर से, तो लोडिंग कब तक कैसे चलानी है। एक पेज पे जाएं, उसका URL चेंज हो गया, आप खुद ही उसको दूसरा पेज उसका अल्टरनेट सर्व कर दें, रीडायरेक्शन कैसे होगी। डिफरेंट पेजेस पे इकट्ठा एक डिज़ाइन बनाना है, इकट्ठा हेडर बनाना है, उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। डायनामिक राउटिंग लाइक आप जो है वो URL हार्ड कोडेड नहीं करना चाहते, जो प्रोडक्ट ID है उसके मुताबिक ही उसका URL बने, तो ये इस तरह से API राउट्स हैं, मिडलवेयर्स हैं। हर राउट को सर्व करने से पहले कोई एक लॉजिक लिखना चाहते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन है, मल्टीलिंगुअल है, राउटिंग में मल्टी करेंसी मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स है। तो ये सारा जो है ना यहाँ पे मैकेनिज्म उन्होंने दिया हुआ, और हर आर्टिकल के साथ उन्होंने आप क्लिक करेंगे तो आगे डिटेल में उन्होंने एग्जांपल्स के साथ कोड डिस्कस किया। तो बेसिक जो है वो इसका आइडिया एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, और ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा है ये सारे राउटिंग के अंडर आते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे, एक पेज को रेंडर करते वक्त एरर भी आ सकती है, आपने एक ऐसा URL लिखा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस सूरत में फिर ये पेज कहाँ से आएगा, एरर कैसे आएगी। पेज के अंदर एरर नहीं आई, जो URL ही गलत लिख दिया, इस नाम का पेज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है
अभी हम डिस्कस करते हैं। राउटिंग का जो मैकेनिज़्म है ना वो बड़ा आसान है। आप नेक्स्ट जेएस में इसको बोलते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग, यानी सेटिंग नहीं उन्होंने दी, बस आप फाइल एक ख़ास तरीके से बनाएं, वो खुद ही राउट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐप के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। जब मैंने प्रोडक्ट्स नाम रख दिया फ़ोल्डर का, और इस फोल्डर के अंदर एक ख़ास फाइल है page.js या jsx, ये पेज की टर्मिनोलॉजी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस फाइल का नाम कुछ भी और रख लें वो राउट नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ से आपने ऐप के अंदर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर page.jsx बनाया, यानी आपने इस तरह से किया। मैं एक न्यू यहाँ पे ओपन करता हूँ। आपने राइट नाउ स्लैश ऐप के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर page.jsx लिख दिया, ये फाइल बना दी। जब आप ये बनाते हैं तो ऐप जो है ना, ऐप को आपने इग्नोर कर दें, सारा कोड तो ऐप के अंदर ही है सारे पेजेस का, और इस पेज को भी इग्नोर कर दें, तो बाकी जो बच जाता है ना वो ये जो पोर्शन है ना दिस वन, वो यहाँ से मैं अलहदा से लिखूँ तो इसका यूआरएल बनेगा /products, यानी जब मैं लिंक करूँगा /products को रिवर्स समझ लें, जब मैं यूआरएल में /products लिखूँगा तो वो क्या करेगा, ऐप फोल्डर में हमेशा जाएगा, प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर ढूंढेगा और उसके अंदर जो page.jsx फाइल है वो वहाँ पे शो कर देगा। यानी मैंने उसको बताया नहीं कि इस फाइल को इस यूआरएल इस लिंक से ओपन होना है, वो खुद ही लिंक बन जाता है। आप फाइल जिस तरतीब से बनाते हैं उस लिहाज से, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग, कि आप फाइल का उन्होंने ख़ास तरीका दे दिया, इस तरतीब से फाइल बना। इसी तरह से अगर मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐप फोल्डर के अंदर ही स्लैश में मैं यहाँ पे जाके बना लेता हूँ कार्ट, शॉपिंग कार्ट के लिए /page.jsx, कार्ट बना लें, शॉपिंग कार्ट बना लें, या स्पेस नहीं देनी, डैश यूज़ करना है, कैपिटल स्मॉल भी नहीं यूज़ करना यूआरएल का, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए पार्ट बनना है, ये नाम ख़ास सोच के रखना है कि ये नाम यूज़र ने याद रख लेना है। जिस तरह हम कहते हैं यार /login पे जाओ तो लॉगिन पेज आ जाएगा, ये जो नाम है ये ख़ास तौर पर आपने सोच समझ के रखना है कि ये नाम बाद में यूज़र इस नाम से इस पेज को एक्सेस करें। ऐप फोल्डर किसी को नज़र नहीं आना, ये पेज ये भी किसी को नज़र नहीं आना, सॉरी, लेकिन यहाँ से ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है नाम जो आपने सोच समझ के रखना। तो ये जो फाइल का कोड, ये जो पेज है, अगर मैंने इस पेज की आउटपुट देखनी है तो ब्राउज़र में जो मेरे पास टॉप पे जो एड्रेस बार है वहाँ पे शुरू में तो लोकल होस्ट 3000 लिखा ही हुआ है ना, यहाँ मैं क्या टाइप करूँगा /cart, सिर्फ इतना लिखूँगा अगर, तो वो /cart के बाद क्या करेगा, ऐप फोल्डर में जाएगा। हमेशा उसने ऐप फोल्डर में ही जाना है, इसलिए आपका सारा कोड ऐप फोल्डर में होना चाहिए। वहाँ से देखेगा कि कार्ट नाम का फोल्डर है, ठीक है, अगर है तो उसमें जाएगा और वहाँ से कौन सी फाइल उठाएगा, और भी इसमें फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन उसने हमेशा page.jsx ही उठानी। ये नेक्स्ट जेएस का तरीका है, रिएक्ट का ये तरीका नहीं है, रिएक्ट ने राउटिंग का कोई तरीका ही नहीं दिया। रिएक्ट कहता है, रिएक्ट ने सिर्फ बेसिक स्टेट प्रॉप्स चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, बाकी वो कहता है जी आप जो फ्रेमवर्क यूज करें उसका रूल देखें। आप अगर वीट से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वीट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप है, उसमें रेक्ट राउटर डॉम जी मैं उसमें रेक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी यूज होती है, तो उसकी राउटिंग का रूल अलग हो सकता है। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये स्पेसिफिकली नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट का, कि नेक्स्ट जेएस में ऐप बेस्ड राउटर इसे कहते हैं। नेक्स्ट जेएस में भी राउटिंग के दो तरीके, एक पुराना है यहाँ पे लिखा हो यूजिंग ऐप राउटर, इसको करें तो यह है पेजेस राउटर। पेजेस में और तरीका होता था, ठीक है जी,
उसमें पेजेस फोल्डर के अंदर सारे पेजेस बनते थे। और ख़ास ये बहरहाल ये मॉडर्न अब यही चल रहा है ऐप राउटर, इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं वो आपको ऐप राउटर ही बताता है और लेटेस्ट यही है। पुराना वो उसने दिया हुआ है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास पुराना आ गया है तो उसमें आप फिर ये तरीका देख लें। क्लियर होगी थी बात। अब यहाँ पे अगर मैंने इस वक्त क्या किए, प्रोडक्ट्स प्लूरल में और पेज। अब मैंने अगर इस पेज को जब भी लिंक करना है, इस पेज को पहले मैं इस पेज पे इसी तरह का एक बेसिक ये मेरे पास आ जाएगा होम पेज, ठीक है जी। कुछ भी आप यहाँ पे इस होम पेज का पूरा डिज़ाइन लिख लें, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता है। ये नाम नहीं मैटर करता, चाहे इसका नाम भी होम रख लें, नाम कोई यहाँ पे इस चीज़ का नाम आपके फंक्शन का कोई अहमियत नहीं रखता। उसने इस फाइल को उठाना है, पेज को, और जो भी फंक्शन है, जो भी है, जो मर्जी नाम उसने वो वहाँ से जो रिटर्न हो रहा है शो कर देना। तो बहरहाल मैं उसी मुनासबत से फोल्डर के मुनासबत से नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक पेज से दूसरे, इस वक्त हमारे पास प्रोडक्ट्स का पेज आ गया और ये जो पेज रूट पे ही पड़ा होता है जो किसी भी फोल्डर में नहीं है, ये होम पेज होता है। और होम पेज का यूआरएल क्या होता है, स्लैश। यानी आप जब खाली यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं ना, इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करें, जब आप कॉपी करते हैं तो हर पेज के एंड में ये डिफॉल्ट स्लैश लिखा हो। स्लैश का मतलब है नेक्स्ट जेएस की फॉर्म में। क्या मतलब है इसका, कि आप ऐप फोल्डर में ऐप वाले फोल्डर में, ऐप फोल्डर में जाएं और जो पेज है किसी फोल्डर में इसके अंदर नहीं जाना, जो रूट पे ही page.jsx पड़ा है उसको रेंडर करते हैं। गॉट द पॉइंट। ये अगर यूआरएल है तो इस लोकेशन पे फाइल पड़ी होनी चाहिए, वो आएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर इसको कॉपी कर लें, यानी आपने ये जो लिंक बन रहा है और ये फाइल है, ये लिंक किस फाइल, इस लिंक के अगेंस्ट कौन सी फाइल आनी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं स्लैश कार्ट जिस तरह का करूंगा तो वो क्या करेगा, अगेन ऐप फोल्डर में जाएगा, उसके अंदर कार्ट के फोल्डर में जाएगा और वहां से पेज उठाएगा। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें। मैं अगर इसी को ले आऊं और मैं लिखूं पेज प्रोडक्ट्स लिख दूं प्रोडक्ट्स, तो वो यहाँ पे किसकी जगह जाएगा, किसको उठाएगा, प्रोडक्ट। इसी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स स्लैश पॉपुलर। अगर मैंने ये यूआरएल लिख दी है तो क्या करेगा, ऐप के फोल्डर में जाएगा। जाना उसने हमेशा पेज के लिए किस में, ऐप में, वहां से देखेगा प्रोडक्ट्स का फोल्डर हो, प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर फर्दर पॉपुलर का फोल्डर हो कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स का मैंने अलग बनाया, फिर उसके अंदर page.js हो। तो ऐप फोल्डर, उसके अंदर प्रोडक्ट्स, इसके अंदर पॉपुलर प्रोडक्ट्स या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। आल्दो हम अलहदा पेज नहीं बनाते, प्रोडक्ट्स में फिल्टर दे देते हैं, क्लिक करो, ड्रॉप डाउन दे देते हैं कि पॉपुलर देख लो, फलां देख लो, एक एग्जांपल के तौर पर। तो ये जो है इस तरह पाथ जितना मर्जी लेंथी हो सकता है। तो इसलिए ये दो नाम जो फोल्डर को बनाते वक्त आपने ख़ास नाम रखने होते हैं, और ये जो आप यूआरएल लिखते हैं इसके भी हिस्से हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको भी ज़रा राउटिंग में समझ जाएं। इसमें ये जो हिस्सा है, ये यहाँ तक दो हिस्से हैं इसके। एक ये कहलाता है आपका डोमेन नेम पूरा, यानी आपका बेस यूआरएल है, HTTP प्रोटोकॉल है, आपका IP एड्रेस है, पोर्ट नंबर है। अभी इसको मजीद आप बैकएंड में पढ़ लेंगे। बहरहाल ये बेस यूआरएल ये सब के लिए सेम है। यूँ समझ लें कि ये आपका ऐप फोल्डर है, ये आपके प्रोजेक्ट का ऐप है। इसके आगे जो आपने लिखा है, यानी इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गया बेस यूआरएल और उसके बाद जो कुछ लिखा होता है वो क्या कहलाता है, पाथ। क्या कहलाता है, पाथ। तो ये कंप्लीट जो यूआरएल बनता है, कंप्लीट यूआरएल बनता है बेस यूआरएल और उसके आगे जो पाथ लिखा हुआ है वो। अगर आपका बेस यूआरएल के आगे कोई भी पाथ नहीं लिखा हुआ
तो हम कहते हैं डिफॉल्ट में फिर स्लैश लिखा हुआ है, पाथ हमेशा ही होता है। अगर कोई पाथ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, स्लैश है। और स्लैश का मतलब क्या है कि ऐप में ही ऐप फोल्डर में, रूट फोल्डर में ही आप, और रूट फोल्डर ऐप फोल्डर है और उसके अंदर ही जो पड़ी हुई है पेज। तो इसका मतलब है जो ऐप के अंदर, जो आपके ऐप फोल्डर में ये पेज पड़ा होता है, इसको क्या पाथ, इसका क्या पाथ बनेगा, स्लैश, या ये आपका होम पेज होगा। आपको कहीं भी ना इसमें बताना नहीं पड़ता सेटिंग्स में जाके ये मेरा होम पेज है, ये फलां पेज है, ये कार्ड पेज है। आपने फाइल इस तरतीब से बनाते हैं, पानी भी दे दीजिए, फाइल इस तरतीब से बनाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके यूआरएल बनते जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फाइल बेस्ड राउटिंग, क्या बोलते हैं। जबकि बाकियों में बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल देनी पड़ती है कि ये यूआरएल है, इस फाइल पे मैप होगा, ये यूआरएल है, ये पाथ है, इस पे मैप होगा, जिस तरह रिएक्ट राउटर डॉम है। तो नेक्स्ट जेएस में बहुत आसान है राउटिंग, कि बस फाइल बनाए खुद ही राउटिंग को समझ जाता है कि इसका यूआरएल क्या बनाना। ठीक है, फाइल बनाने की तरतीब से कोई सेटिंग नहीं देनी पड़ती। तो जिस तरह मैंने लिखा प्रोडक्ट्स और उसके अंदर पेज है, तो उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स पेज लिख दिया, जो रूट पे फाइल थी उसमें स्लैश लिख दिया। अब मुझे पता है कि ये फाइल कब सर्व होगी, ये फाइल की आउटपुट कब आएगी, जब ऐप के अंदर है, जब स्लैश हो। तो यहाँ से आप इसी तरह से स्लैश और या खाली स्लैश भी लिख दें, तो यही बात है। देखिए, खाली स्लैश भी लिखेंगे तो एक नहीं भी लिखा हो तो असल में खाली स्लैश ही है। और अगर आप यहाँ पे स्लैश के बाद लिखेंगे प्रोडक्ट्स, तो इसको भी अगर आप साइड बाई साइड रख लें, इसके जो ये जो टर्मिनल चल रहा है, तो यहाँ से भी आप जिस फाइल पे जाते हैं वो उसी फाइल को कंपाइल करता है। ठीक है जी, तो यहाँ से जिस फाइल, अब मैं यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स लिख के एंटर करता हूँ, तो उसने स्लैश प्रोडक्ट्स को कंपाइल किया और उसने ये प्रोडक्ट्स पेज दिखा दिया। तो यहाँ पे पीछे गेट करता है उसी प्रोडक्ट्स को। ये 200 का मतलब है सक्सेस का कोड होता है 200। अगर एरर आए तो यहाँ पे कोड डिफरेंट होगा। ये कोड्स आप बैकएंड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे कि ये HTTP स्टेटस कोड्स का क्या मतलब, 200 कोड का क्या मतलब होता है, सक्सेसफुली ये कंपाइल होके सेंड हो गया। और इन 672 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड मिलके 1 सेकेंड मिलते हैं। यहाँ आपको पता भी चल रहा है कौन सा पेज स्पीड से चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। तो ये 672 यानी 1000 मिली सेकेंड मिलके 1 सेकेंड बनते हैं। तो इतना टाइम उसे लगा है ब्राउजर को भेजने में। क्लियर होगी बात। जो पेज का आप, अब मैं यहाँ पे स्लैश लिखूंगा तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे स्लैश, तो ये सर्वर चल रहा है, उसको स्लैश की रिक्वेस्ट आई 221 मिली सेकेंड में, और वो कितने में था, 672 में। आप फिर लिखें स्लैश प्रोडक्ट्स, एंटर। तो अब दूसरी दफ़ा आधे टाइम में उसने सर्व कर दिया। वो असल में एक दफ़ा जब पहली दफ़ा जाए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, पहली दफ़ा टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है जी, इसकी क्या वजह है, कैशे हो जाती है उसके इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कैशे का, कि वो चीज़ों को कंपाइल करके सेव कर लेता है, अगली दफ़ा पूरा कंपाइल नहीं करता। अगर कंपाइल्ड किए हुए थोड़ा टाइम हुआ है तो उसी को सर्व कर देता। ठीक है, टेक्निकली इसको बोलते हैं कैशे मेमोरी, जिस तरह आदिल साहब ने कहा। अच्छा जी, ये और ये फेवरेट आइकन, ये जो ऊपर शो हो रही है पिक्चर, ये पिक्चर भी ज़ाहिर बात जा रही। अच्छा, जब आप डेवलपमेंट में चलाते हैं ना, रन डेव करके, फिर स्लो इसलिए चलता है कि वो हर चीज़ को कंपाइल करता है। जब इसको लाइव करते हैं ना, तो जब आप इसको ऑनलाइन करते हैं तो पहली दफ़ा ही वो कंपाइल करके सारे पेज बना लेता है। फिर फास्ट इसलिए चलता है कि जब फाइल आती है बस वो सेंड कर देता है, कंपाइल नहीं करता। वो एक दफ़ा ही कंपाइल करके रख लेता है। इसलिए डेवलपमेंट टाइम पे आपकी वेबसाइट स्लो होती है। आप कहेंगे पेज पे कुछ भी नहीं लगा लिखा, फिर भी 672 मिली सेकेंड। ठीक है, डेवलपमेंट टाइम पे स्लो होती है। प्रोडक्शन टाइम यानी जब इसको लाइव करते हैं तो फिर वो फास्ट होती है। उसमें वो बड़ी टेक्निक्स लगाता है, सारे को पहले कंपाइल करके सारा बना के कैशे से, ताकि क्विकली सेंड करे बस।
अच्छा जी, तो कभी एरर आए ना तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो एरर है क्या है रिलेट अगर सर्वर पे है। अच्छा, अगर आप ऐसा लिखते हैं पाथ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस तरह प्रोडक्ट की बजाय मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लेट्स सपोज चेकआउट का भी मैंने नहीं बनाया, चेकआउट या ABC कुछ भी लिख दें, मैं लिखूंगा तो रिक्वेस्ट तो यहाँ आनी है /checkout की। आपने से कहा भाई /checkout दो, लेकिन उसने कोड कौन सा दिया ब्राउजर को, ये लो 404 कोड। 404 कोड का मतलब होता है नॉट फाउंड। जब कोई रिसोर्स ब्राउजर पे यहाँ URL लिख के रिक्वेस्ट किया जाए और वो सर्वर के पास ना हो, तो सर्वर कैसे ब्राउजर को बताएगा कि भाई एरर आ गई। ये कोड आपस में रखे हुए, तो वो कौन सा कोड सेंड करेगा 404। आप इसको यहाँ पे 404 बना के हैंडल कर सकते हैं कि यार अगर नहीं है तो इस तरह की स्पेशल फाइल्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 404.jsx फाइल अगर बनी होगी तो, अगर नहीं है तो वो फाइल चल जाएगी। जिस तरह मैं अगर किसी भी साइट, ये रिएक्ट की ही अपनी ही साइट देख लें डॉक्यूमेंटेशन में, मैं वैसे ही आगे कुछ लिख दूं, ये लें भाई ये फाइल बताओ, एंटर करूं, तो अब ये सर्वर क्या करेगा, ये 404 उसने एरर थे, उसने अपना भी ऐसे ही सादा सा बनाया हुआ पेज, लेकिन बाद में इसको बड़ा खूबसूरत सा बनाया जाता है। जिस तरह KFC में आ जाए, अब यहाँ पे कुछ भी लिख लें, एंटर करें, तो वो आपको कहेगा बुक पेज नॉट फाउंड, बैक टू मेन्यू। उसने एक एरर पेज डिज़ाइन किया हुआ है कि 404 ना आए, को ख़ास पेज में अपने पूरे ब्रांड का एरर का भी पेज उसने बना के रखा। और अगर आप वो बनाना चाहते हैं, राउटिंग में उन्होंने सारे तरीके दिए, तो यहाँ पे उसने एक टॉपिक, आपको राउटिंग से पढ़ना पड़े, यहाँ पे आए तो यहाँ पे उसने स्पेशल फाइल्स दी हैं जिनको आप बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे किस टॉपिक के अंदर इसने अरेंज किया होगा जी, रेंडरिंग में भी, एनीहाउ 404 यहाँ पे बनाए, फाइल नाम ही है 404.jsx, और इसके अंदर मैं ये डिज़ाइन लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसका नाम जो भी नॉट फाउंड रख देते हैं, जो भी नाम रखने आपको तय। द पेज, वो आप जैसा भी पेज बना, द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड, ठीक है जी। तो आपके ये जो इस पे लोकल होस्ट पे करेंगे, नहीं नॉट डैश फाउंड है नाम, या क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आप आके लिख लें नॉट फाउंड पेज लिंक फॉल बैक, ये है क्रिएटिंग अ कस्टम 404 पेज। 404 पेज कैसे बनाना है जी, कहाँ है जी क्रिएटिंग का, ये है कस्टम अपना पेज बनाना। तो आपने ये देखना है, अच्छा नाम सर सिर्फ नामी कन्वेंशन, पहले पेजेस राउटर में 404 से इसमें चेंज कर दिया, नॉट फाउंड, क्या नाम रखना है, नॉट डैश फाउंड, और ये पेज कब सर्व होगा, जब 404, कोई और एरर पे नहीं, 500 एरर पे भी आप रख सकते हैं, वो उसने रखा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी, मैं नॉट डैश फाउंड, मैं यहाँ पे इसका नाम राइट क्लिक करता हूँ, कोई सी चीज़ को रटा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये आ गया, सेव कर लें। अब यहाँ पे आ जाएं, और ये है द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट। अब जब भी कोई ऐसा लिखेंगे URL जो नहीं है, तो वो उस पेज पे भेज देगा, अदरवाइज जो पेज है वही बस, ठीक है जी। सर ये पेज ऐप में रखना है डायरेक्ट 404? जी जी, ये डायरेक्ट ऐप में रखना आपका, जिस तरह KFC ने बनाया हुआ, ये आपको डिज़ाइन कर सकते हैं आप। दराज का देख लें, Amazon का देख लें, कोई URL ऐसा लिख के जो आपको पता है इस तरह का तो नहीं है, तो वो क्या पेज सर्व करता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका SEO में फ़ायदा होता है, आपका कोई भी URL ब्रेक नहीं हो रहा। URL जब ब्रेक होता है ना और वो क्रैश करती वेबसाइट, तो SEO में नेगेटिव स्कोर मिलता है। तो ये आपने एरर की सूरत में भी एक पेज रखा हुआ है जो आपका कस्टम है, यानी उस राउट को भी आप कैच कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा होता है।
क्लियर होगी बात जी? जी सर। जब प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा पेज नहीं बनाया हुआ तो वो अपना डिफॉल्ट जो है वो दे देता है। जी बेटा। एक क्वेश्चन था सर, इसमें ये जो एरर पेज बनाते हैं आप, इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है कहीं रखने की, या कहीं भी रख सकते हैं जी इसको? बिल्कुल है, ऐप के अंदर ही रखना आपने डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट रूट पे रखना है, ठीक है। जी जी। लेकिन ये एक चीज़ है कि आपने स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कुछ कर लें, कुछ भी स्लैश जितने मर्जी पाथ डीप हो, तो ये आपका होम पेज जब कोई भी उसको नहीं पकड़ा तो यहाँ पे भेज देगा। कोई भी मैच ना करे इससे तो ये पेज पे शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं यार, ये कहाँ हम फंस के रह गए। राउटिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस तरह एरर पेज बना सकते हैं। वो एपीआई पे आएंगे ना, एरर शेरर उसमें बहुत आती हैं, तो फिर हम देखेंगे ज़रा। अब आ जाएं प्रोडक्ट्स पे। मैं यहाँ से, मेरे पास इस वक्त 2 पेज हैं। कौन कौन से? एक ऐप के अंदर है, नहीं आदिल उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इसका डिफ़ॉल्ट है। ठीक है जी, ये आ गया पेज और ये आ गया स्लैश प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे 2 पेज हैं, दोनों पेज में जा कैसे रहा हूँ? यहाँ पे होम पेज में और स्लैश प्रोडक्ट्स में URL लिख के आप डायरेक्ट यहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप लिंक के थ्रू जाना चाहें पेज में, यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट बना लेता हूँ होम पेज में, और मैं यहाँ पे कहूँ जी लेट्स सपोज एक पैराग्राफ में लिख दूँ गो टू प्रोडक्ट्स पेज। बाकी मामला ले जी, चाय ख़त्म हो गई, थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं ये आपके पास रख, मैं ज़रा खुला मैदान पसंद करता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं और राउटिंग को ड्रिल डाउन करते हैं। अच्छा, आपने जब ये लिख दिया, आप देखें जब आप इस तरह से लिख देते हैं लाइक लिंक से गो टू प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली टेक्स्ट से तो नहीं जाता। आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ए और यहाँ पे href में मैं URL दे दूँ अगर, तो ये टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल एक लिंक बन जाएगा, href बन जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरा पाथ जो है उसका देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो तरीका ये है ना कि आप, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं स्लैश प्रोडक्ट्स में उसको ओपन करके एंटर करके देख लूँ, और जब ये सही चल रहा है तो मैं यहाँ से कॉपी करूँ जो URL बनता है और वो मैं यहाँ पे दे दूँ। सेव कर लिए href। अब मैं होम पेज पे जाऊँगा अगर, तो वहाँ से मैं क्लिक करके आ सकूँगा। ये आ गया, गो टू प्रोडक्ट्स पेज, क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट्स पेज पे आ गया, बैक एंड देन प्रोडक्ट्स पेज। लेकिन इसमें एक नुकसान है इस तरह के HTML का ये href यूज़ करने। वो नुकसान ये है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखें, ज़रा गौर करें, पूरा पेज रिफ्रेश होता है। यानी ये रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाती है, और ये ऐसे ही है जैसे पूरी वेबसाइट मैंने फ्रेश से लोड की है। ये ऐसे ही है जैसे मैं होम पेज पे था, प्रोडक्ट्स पे आने के लिए मैंने क्या किया, मैं इसको ज़रा कॉपी, इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कट कर दिया और मैंने जैसे नई टैब खोल के डायरेक्ट वो एंटर किया। अब ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही स्लो है कि पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे ही है यूज़र के लिए। तो इसलिए हम राउटिंग क्लाइंट साइड पे ना बड़ा लेटेस्ट इजाद है। इससे पहले जो PHP में, .NET में, दुनिया में जितनी भी वेब डेवलपमेंट होती रही है ना, href से लिंक आप जाते रहे। अच्छा, कुछ अर्सा हुआ है तो फिर डेवलपर्स ने रियलाइज़ किया कि यार हम पूरा वेबसाइट ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने की। ठीक है जी, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए
सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक मैं KFC की एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहां पे इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि मैं कहता हूं कि यार ये मेन्यू आपने डाउनलोड करके HTML CSS अप्लाई करके सारी बना दी है, इसका फुटर भी बना दिया है, तो जब आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जाएं तो ये तो पहले ही हेडर बना हुआ था, फिर दोबारा इसको बनाओ, इसकी CSS अप्लाई करो, फिर ये फुटर तो अब भी वही था जो पहले मुझे चाहिए था। मे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रीयूज़ कर सकते हैं पिछले पेज की। तो आप सारा ही डिस्ट्रॉय करके बना दें, तो इसका कुछ हल निकाला जाए। इसका हल पहली दफ़ा फिर एंगुलर ने दिया। मीन स्टैक पॉपुलर हुआ, उसके बाद मर्न स्टैक आया, उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इनको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। उन्होंने आइडिया ये दिया, क्यों ना ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए कि जिसमें जो कॉमन पार्ट है ना वो हम एक दफ़ा अगर रेंडर कर लें, अभी लेट्स सपोज हेडर फुटर है और भी मेमोरी में भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो एक पेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जब एक बंदा लिंक पे क्लिक करे हम सर्वर के पास जाने के बजाय हेडर फुटर वही रहे, इसी के अंदर ही दूसरा पेज लोड कर दें। इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा भाई? पेज की लोडिंग पेज क्विकली आप शो कर सकते हैं। हेडर को दोबारा से बनाने में, उस पे CSS लगाने में टाइम बच गया। क्या ख्याल है? और मे भी अगर साइड बार भी मैंने वही रखना था तो वो भी मैं यही रख सकता हूँ, सिर्फ इतने एरिया को मैं अपडेट कर दूं, यहाँ नए पेज का डेटा ले आऊं। तो असल में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ाएं, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाएं। यूजर हर क्लिक के बाद बेचारा कोमे में चला जाए, साइड फिर लोड हो रही है। अननेसेसरी प्रोसेसिंग को बचाएं, सर्वर पे लोड को बचाएं, क्लाइंट पे लोड को बचाएं। कोशिश तो ये कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर टेक्निक सोची गई और कुछ फिर ये Ahref नहीं आपने कभी यूज़ करना। हम इसके लिए फिर एक नया कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम है लिंक। और उसकी रीज़न मैंने बताया। लिंक क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा लेकिन पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करेगा। जो चीज़ें कॉमन है वो वैसी रहेंगी, सिर्फ अंदर वाला हिस्सा बदल देगा। अब मैंने इसको पहले इंपोर्ट करना है। लिंक जो है रिएक्ट में नहीं है, नेक्स्ट की लाइब्रेरी ने दिया, और हमने सिर्फ एक ही जगह आपने लिंक कैपिटल L यूज़ करना है, /link, इतनी सी बात। और ये पाथ आपने पूरा नहीं देना, बेस हमेशा सेम रहनी है, स्लैश से शुरू करना है, पाथ से /products, ये भी शॉर्ट हो गया। HTTP लिंक href /products। /product का मतलब है कि बेस URL मेरा यही है, बेस URL यही है, बाद में चेंज भी हो जाए कोई चेंज नहीं है। आप क्लिक करेंगे तो लिंक क्या करेगा, अगले पेज पे जाएगा और इन दो पेजेस का जो कॉमन कंटेंट है उसको दोबारा नहीं ड्रॉ करेगा उसी के अंदर। यानी दोनों पेजेस का जिस तरह हेडर फुटर अगर कॉमन होता तो इसको दोबारा ना वो सर्वर से मंगवाता, ना उसकी दोबारा CSS अप्लाई करता, वो ऐसे ही रहने देता, सिर्फ इस इंटरनल एरिया के अंदर नया पेज लोड कर देता। तो ये हम अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम होम पेज पे क्लिक। अब आप देखें मैं मूव करता हूँ तो क्या ये रिफ्रेश होता है? ये नहीं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ऊपर रिफ्रेश नहीं हुआ। ये अच्छा, ये KFC ने यही साइड यूज़ की हुई है, इसलिए आप इसके होम पेज में आएँ, आप प्रोडक्ट पेज में जाएं, आप किसी डिटेल में जाएं, ये ऐसे चल रही होती है साइट जैसे बिजली की स्पीड से। कहीं आपको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं नज़र आता। आप किसी पेज पे जाएं, ये देखें कोई रिफ्रेश नहीं हुआ, सिर्फ आपके क्लिक करने की देर है और उन्होंने डमी सी एनिमेशन खुद लगाई हुई है। सो ऐसी साइट जो इस कॉन्सेप्ट पे बनी है वो फास्ट हैं, इसके डेवलपर्स इसलिए महंगे हैं, इसीलिए ये जो साइट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे टॉप है कि आप जब रिक्वेस्ट नहीं गई तो सर्वर पे भी लोड कम पड़ा है। सर्वर पे भी तो सोचे ना, लोड कम, चीज़ें डाउनलोड अपलोड करनी, हेडर शेडर उसका डेटा जो दोनों पेजेस में कॉमन था वो सर्वर से भी नहीं वो दोबारा मंगवाना। अच्छा, इसमें वैसे ये और एक्स्ट्रा काम करता है, एक तो और एक्स्ट्रा काम करता है, पता है आपको क्या है? ये होम पेज है ना, इसके अंदर आपने लिंक यूज किया ना प्रोडक्ट्स का,
अच्छा, ये बड़ा मजे का काम रिएक्ट करता है नेक्स्ट जेएस। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब ये पेज रेंडर होता है ना, वो देख लेता है कि इसके अंदर लिंक कौन सा है, तो बैक एंड पे चुपके से उसने अगला पेज भी बना दिया हुआ है पहले ही, तो इसलिए जब क्लिक करते हैं वो फौरन अगले पेज खुल जाता है, सर्वर पे भी नहीं जाता। वो देखता है कि जब बंदा पढ़ रहा है ना, तो मीनवाइल अगले पेज को प्री फैच कर लेता है, पहले ही फैच करके उसको भी बना देता है। अब वो रिएक्ट में जो रिएक्ट की निस्बत नेक्स्ट जेएस क्यों अच्छी है, रिएक्ट क्या करता है, सारे पेज फैच कर लेता है। 1000 हैं तो इतनी बड़ी फाइल होगी, पहला पेज बड़ी मुश्किल से खुलता है। बाद वाले तेज है क्योंकि पहले ने बाकियों को भी करना है। नेक्स्ट जेएस ने सोचा ये स्ट्रैटेजी गलत है, इस पेज से जिनके लिंक है सिर्फ वो प्री फैच करूं, जब अगले पेज पे जाएंगे सिर्फ उसके जो लिंक है सिर्फ वो प्री फैच करूं। नेक्स्ट जेएस ने ना रिएक्ट को बड़ा बेहतर किया। सिंपल रिएक्ट में आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती जो नेक्स्ट जेएस में मिलती। ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी इसने रिएक्ट के अंदर डेवलप की। रिएक्ट का जो बेसिक मॉडल है उसको इसने बड़ा इंप्रूव किया। अगर रिएक्ट में क्या होता है, पहला पेज खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफॉल्ट ये है कि सारे पेजेस की सीएसएस पहले ही ले आओ ताकि बाद वाले पेज फास्ट खुलें, लेकिन वो तो फिर पहला स्लो बड़ा खुलेगा। अब नेक्स्ट जेएस ने दोनों का बैलेंस कर दिया कि जो पहले पेज पे लिंक है सिर्फ उनको प्री फैच कर लो, बाकियों को ना करो। हो सकता है उन पेजेस पे बंदे ने जाना था भी नहीं, जो इससे डायरेक्ट लिंक है, जब अगले पेज पे जाएगा वो क्विकली खुल जाएगा और मीनवाइल उसके लिंक बैक एंड पे जल्दी से वो, तो वो लार्जर को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लेता है।